राजेश सर, मैं आपसे शुरू करूंगा। ओवरऑल मार्केट्स में मेरे को इसलिए डर नहीं लग रहा क्योंकि बाजार कह के तोड़ रहा है और कह के चल रहा है। कह के चलने का मतलब है कि एफआईज का नंबर आता है, डाटा का सपोर्ट मिलता है तो सामने से चलता है, और उसकी मर्यादा है वो कहाँ तक चलेगा वो बता के चलता है, और उसके बाद जहाँ से फॉल होना है वहाँ से टूटता भी है। तो एक डिसिप्लिन बॉय की तरह है। आप बताइए सर, आप बाजार के अंदर क्या करना है? क्या 23,800 पे रुक जाएगा वापस, जो एक पैनिक बॉटम बना था? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट 23,800 पे रुकेगा या ना रुकेगा, ये तो वो लेवल जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, लगता है कि शायद हम 23,800 के लेवल को भी तोड़ दें, क्योंकि एफआईआई का जो सेलिंग कंटिन्यूस बेसिस पे बना हो वही एक फैक्टर है जिसके चलते जो इन्वेस्टर कैश पे भी बैठे हैं या जो इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में एवरेज करना है या फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी बैकफुट पे बैठे हैं इसी डर के चलते कि कब तक ये एफआईआई की सेलिंग रुकेगी। अ, ये एक ऑलमोस्ट हमने देखा 1 से 1.5 महीने में जिस तरीके की इंटेंस सेलिंग एफआईआई की यहाँ पे होते हुए दिखी है। और हर दिन का डेटा देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एफआईआई का एक नेगेटिव फिगर ही देखने को मिला है, और बीच में कई बड़े आईपीओ भी लाइंड अप थे, उनमें भी काफी कुछ पैसा इन्वेस्टर्स का वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, जिसके चलते मार्केट में जो एक एग्रेशन था, एक मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो था, वो कहीं ना कहीं ड्राई आउट होते हुए दिखा है, जिसके चलते अब जो भी छोटी मोटी भी सेलिंग आ रही है वो भी मार्केट को एक दबाव क्रिएट करते हुए दिख रहा है। हालांकि जैसा आपने बताया कि मार्केट थोड़ा शेलो है, यस, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट तो अभी भी साइडलाइन पे है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस तरीके के मार्केट में, क्योंकि काफी कुछ नए इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक नया दौर उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 साल के मार्केट में। इस तरीके की गिरावट की 1 से 1.5 महीने तक मार्केट कंटिन्यूस गिरते रहे और कोई भी एक सब्सटेंशियल पुलबैक ना मिले, और जो स्टॉक्स उन्होंने खरीदे उसमें एग्जिट भी नहीं मिल रही। तो ये एक उनके लिए नया दौर है, नया तरीके से उन्हें सीखना होगा। डेरिवेटिव मार्केट में भी काफी चेंजेस हुए जिसका भी इम्पैक्ट इस मंथ में आना है। 19 फरवरी से 19 नवंबर से हमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होंगे, तो वो सारे निवेशक, वो सारे ट्रेडर्स भी एक नए तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है काफी कुछ चेंजेस मार्केट में पिछले 1 डेढ़ महीने में होते हुए दिखे, फ्रेमवर्क्स जो चेंज हुए हैं और मार्केट के डायनामिक्स जो चेंज हुए। अर्निंग्स में भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, तो हमें लगता है कि ये अभी रहेगा थोड़ा दबाव मार्केट में कुछ समय के लिए। मार्केट में उछाल पे जरूर वापस से सप्लाई बनता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ सिलेक्ट पॉकेट जो कि जैसे कि आईटी, फार्मा, कुछ केमिकल स्टॉक्स, यहाँ पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना हुआ है। बाकी सारी पॉकेट्स में अभी भी कंटिन्यूस सप्लाई है, तो निफ्टी का लेवल उन 23,800 जो कि प्रीवियस स्विंग लो था, वही एक लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। अगर हम बचा पाते हैं इस अगले 2-3 दिन में वो लेवल, तो एक पुलबैक बनेगा, लेकिन पुलबैक में भी 24,200-300 के लेवल वापस से सप्लाई जोन जैसा काम करेंगे। तो मेजर कंफर्ट आएगा 24,300 के ऊपर। जब तक वो लेवल नहीं निकलता, मार्केट में छोटे मोटे उछाल में फिर इसी तरीके का दबाव देखने को मिलेगा। 23,800 अगर टूट जाता है तो फिर हम, हो सकता है आपने जो लेवल का जिक्र किया है 200 दिन का मूविंग एवरेज, वहां तक भी हम फिसल सकते हैं। तो 23,800 अभी स्टॉप लॉस रखना होगा जो अभी भी यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रहे हैं या ट्रेड ले रहे हैं लॉन्ग साइड का। बच्चे हैं क्या आप भी बाय स्ट्रैटेजी एंड सेल स्ट्रैटेजी दोनों ट्रेडिंग आइडियाज में दे रहे हैं? तो मानसी जी बिल्कुल, एक बाय एक सेल आइडिया के साथ ही जाएंगे, और बाय में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है, अपट्रेंड की सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है। स्टॉक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इस तरीके के मार्केट में जो स्टॉक इस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, वो क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और सेगमेंट में हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था, तो हमें लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 670 के अपसाइड के टारगेट के लिए, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 630 के आसपास। शॉर्ट साइड में स्टॉक जो यहाँ पे वीक लग रहा है वो है गेल का, गैस अथॉरिटी। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में पिछले 5-6 वीक से एक सस्टेन सप्लाई देखने को मिला। आज के डेटा में, डेरिवेटिव डेटा में भी यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप के साइन देखने को मिले। स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गेल फ्यूचर को यहाँ पे बेचा जा सकता है।
डाउन साइड के टारगेट 188 तक, हमें 188 185 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 202 रुपए के आसपास। लैब का शेयर दिखाना है स्क्रीन पर, इप्का लैब। राजेश सर, इप्का लैब के अंदर आज डेरिवेटिव्स की पोजीशंस तो काफ़ी स्ट्रांग बनी है, हालांकि प्राइस एक्शन सिर्फ 2% है, लेकिन ये 2% ओपन इंटरेस्ट के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जरा आपका इस पे व्यू पॉइंट इप्का लैब। तो बिल्कुल आज देखें तो करीब 10 से 11% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है, लॉन्ग बिल्टअप बना है स्टॉक में। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो स्टॉक के बुलिश ही है। जरूर थोड़ा सा करेक्शन हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखा है स्टॉक में, लेकिन आज का जो मूव है ये ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के को ही डिफेंड करके वहां से एक पुलबैक का ट्रेंड बनते हुए दिखा है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो ये स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड तो बना हुआ है। तो यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि जिनके पास पोजीशन है या फ्रेश बाय भी कर रहे हैं तो 1520-25 के लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है डाउन साइड में, जब तक ये उसके ऊपर बना हुआ है ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एंड ऑन द हायर साइड 1610 का लेवल क्रॉस करने के बाद स्टॉक हो सकता है कि हमें 1660 1670 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो इक्का लैब में पोजीशन होल्ड रखे 1525 के स्टॉप लॉस से। निफ्टी कैटेगरी में आयशर मोटर्स के नतीजे सितंबर तिमाही के कल आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले बिकवाली है स्टॉक में, लेकिन नतीजों पर अनुमान क्या कहते हैं, आइए शरद से जान लेते हैं। शरद बताइए, आयशर मोटर्स के नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी है? जी बिल्कुल, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स का एक्सपेक्टेशन कर सकता है आयशर मोटर्स के लिए, लेकिन याद रखिए वॉल्यूम्स जो है वहाँ पे गिरावट ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। हेडलाइन नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू का लगभग 7% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस, एबिडा में 5% का ग्रोथ, और अगर मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश जो है मार्जिन्स रह सकती है। पैट में भी जो फ्लैटिश ग्रोथ नंबर्स का देखने मिल सकता है। दूसरे तिमाही के ओवरऑल रॉयल एनफील्ड की वॉल्यूम्स 1% गिरी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और डोमेस्टिक वॉल्यूम यहाँ पे भी 2% का गिरावट देखने मिला था। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स हालांकि देखा जाए तो लगभग 11% ऊपर था साल दर साल। कुछ एक्सपेक्टेशंस है, इस पर फोकस कर लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो है ऑफकोर्स जो इंक्रीज़ है उनके एएसपी यानी कि एवरेज सेलिंग प्राइस होती है उसमें देखने मिल सकती है बढ़ोतरी। प्रोडक्ट मिक्स और अच्छे रियलाइजेशन के कारण मार्जिन्स को थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन वहीं ऑफसेट भी कर सकती है क्योंकि एड स्पेंड्स इस बार ज़्यादा हुए हैं क्योंकि ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन का क्वार्टर भी था। रॉयल एनफील्ड की मार्जिन स्टेबल रह सकती है सिक्वेंशली, और जो वीसीवी सेगमेंट है, जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट होता है, वहाँ पे लगभग 28% का मार्जिन रह सकता है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड है कि फ्लैटिश रहेगा। तो ओवरऑल ज़्यादा कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपका फ्लैटिश इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स का एक्सपेक्टेशंस है, और अगर कुछ सरप्राइज आती है तो स्टॉक में रिएक्शन भी आ सकता है, क्योंकि हमने देखा ऑटो स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन भी आया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी की कमेंट्री कैसे रहेगी, और ओवरऑल अर्बन डिमांड में कोई स्ट्रेस आया है कि नहीं, उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। का नतीजों से ठीक पहले ये अनुमान हमारे सामने रखने के लिए आयशर मोटर्स हम देख रहे हैं करीब 1% की बिकवाली 4750 के इर्द गिर्द। नतीजों से ठीक पहले फ्लैटिश इनलाइन सेट की एक्सपेक्टेशंस। राजेश जी, आयशर मोटर्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी पर आपका एक टेक। मानसी जी देखिए, इस करेक्शन के दौर में ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में भी एक करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखा। हालांकि इस सेक्टर ने काफी अच्छे रिटर्न पिछले कई महीनों में इन्वेस्टर्स को दिए हैं, लेकिन आयशर मोटर में अगर हम देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पिछले दो महीनों से स्टॉक एक करेक्शन के दौर यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि कंट्रोल्ड फॉल देखने को मिला है, अभी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटैक्ट है। जब तक ये स्टॉक 4650 4600 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट में थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी आएगी ये स्टॉक वापस एक अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड जो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है वो करीब 4900 4950 के आसपास है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। देन हो सकता है फिर हमें 5200 400 तक के टारगेट भी आते हुए दिखे, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा बिकॉज क्योंकि मार्केट का टेक्सचर थोड़ा वीक है। ऑटोमोबाइल के नंबर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते कुछ इन्वेस्टर्स ने जरूर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है हायर साइड पे। स्टॉक अभी भी नियर टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, तो 4600 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा 3 से 6 महीने की अवधि का है तो 4600 के स्टॉप लॉस से बने रहे, पोजीशन यहाँ पे इंटैक्ट रखे। वहीं अगर हम ऑटोमोबाइल में बाकी दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो
यहाँ पे अगर हम देखें तो टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर में एक काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो हमें लगता है कि अगर बाकी टू व्हीलर स्पेस में कंपेयर करें तो हीरो मोटर अभी यहाँ पे हमें लगता है कि वीक टेरिटरी में फर्दर और डाउन साइड यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। वहीं हम देखें तो बजाज ऑटो भी एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आते हुए दिख रही है और स्टॉक अपने एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बजाज ऑटो में हमें लगता है 9500 इसके लिए क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पे फर्दर सप्लाई 9000 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़े बियरिश साइड में टर्न होते हुए दिख रहे हैं ऑटोमोबाइल स्पेस में, बट आइशर मोटर में हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे पोजीशन होल्ड की जा सकती है 4600 के स्टॉप लॉस। बजाज ऑटो में डाउन साइड